आरआर की नई मैनेजमेंट टेक ओवर करने से पहले इस खिलाड़ी के कहने पर राहुल द्रविड़ को हटाया जाता है। उसके बाद संजू सैमसन को आउटडेटेड करार देते हुए सीएसके को ट्रेड ऑफर किया जाता है, लेकिन पब्लिक में ठीक इसका उल्टा दिखाया जाता है कि उनको आगे बढ़ना है। और आज फिर उसी खिलाड़ी के कहने पर पराग के साथ भी एक खेल खेला जा रहा है जो आईपीएल में इससे पहले कभी नहीं हुआ है। कुमार संगकारा पहले जायसवाल को कप्तान बनाए जाने की लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन बीच मीटिंग में अचानक से वो रियान पराग के नाम पर राजी कैसे हो जाते हैं? आखिर किसने उस मीटिंग में सांगा को इतना प्रेशराइज कर दिया और क्यों अभी तक संगकारा और शेन बॉन्ड की पसंद की टीम खिलाई ही नहीं गई है, जिसकी वजह से आरआर पिछले 2 मैच हारकर खाई के किनारे तक आ पहुंची है। आरआर इस साल ग्राउंड पर तो एवरेज खेलने पर उतर आई, लेकिन 2 मैचों से मैदान के बाहर टीम अंदर से हिली हुई है, क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं क्रिक माइंड। करीब 1 दशक तक राजस्थान रॉयल्स ने हमें एक खूबसूरत झूठ बेचा कि कल्चर हमेशा कैश से बड़ा होता है। टीम एक परिवार है, लेकिन 2026 के सीजन में वो सारा दिखावा शीशे की तरह टूटकर बिखर गया है। एक नया कप्तान, एक नया अरबपति मालिक, संजू सैमसन का ट्रेड और राहुल द्रविड़ का इस्तीफा। आज आरआर जहां खड़ा है उसकी जड़ें गद्दारी और गुटबाजी से भरी पड़ी हैं। क्या आपको पता है कि संजू सैमसन ने टीम क्यों छोड़ी? क्या आपको सच में लगता है कि राहुल द्रविड़ अपनी मर्जी से चले गए? नहीं, यहाँ कहानी कुछ और है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये नए राजस्थान रॉयल्स का वो अनकट पोस्टमार्टम है जिसे मैनेजमेंट आपसे छुपाना चाहता था। लेकिन भाई, हमारी इन्वेस्टिगेशन एक बिल्कुल अलग और कड़वी सच्चाई बताती है। इस शिफ्ट को समझने के लिए हमें बिल्कुल टॉप से शुरुआत करनी होगी, वहाँ से जहाँ ईमानदारी और उसूलों का सरेआम कत्ल हुआ है। राजस्थान रॉयल्स के इस वैल्यू डिक्लाइन को समझने के लिए पहले उनके अनोखे इतिहास को समझना होगा। दोस्तों, आईपीएल में बल्लेबाजी जिस कदर हावी होती जा रही है, ऐसे में एक कैच ड्रॉप पूरी टीम को मैच में बहुत पीछे कर देता है। इस सीजन में पंजाब 17 और चेन्नई अब तक 16 कैच छोड़ चुकी है। ये तो गनीमत है कि ये लीग मैचों में हो रहा है। पंजाब की हालत ये हो चुकी है कि 25 दिनों तक टेबल टॉपर रहने के बाद अब वो नंबर 4 पर आ चुकी है। केवल पंजाब के साथ ही नहीं ऐसा हुआ है, आरआर भी नीचे आ चुकी है। आखिर पिछले 10 से 12 दिनों में ऐसा क्या हंगामा बरपा आईपीएल में कि जो टेबल टॉपर्स थे वो सब वहाँ से गायब हो गए, और जिनका सफर खत्म हो चुका था वो लगातार अपनी बाउंड्रीज पुश करके अभी तक जिंदा है। इस पूरे हंगामे पर हमने एक मजेदार वीडियो बनाई है। अगर आप आईपीएल के फैन हैं और आईपीएल देखते रहते हैं तो ये वाली वीडियो अगर नहीं देखा तो समझ लीजिए कुछ नहीं देखा। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। हाँ, तो बातें हैं अपने मुद्दे पर। 2008 में ये सबसे सस्ती टीम थी, सिर्फ $67 मिलियन में खरीदी गई। उन्होंने सुपरस्टार्स के बजाय डेटा, स्काउटिंग और यंग गन्स पर दांव लगाया। कामरान खान, रविंद्र जडेजा जैसे नाम उसी सोच और उसी स्काउटिंग का रिजल्ट थे। 2012 के बाद टीम के अंदर दरार पड़नी शुरू हुई। शेन वॉर्न जा चुके थे, टीम के पास अब राहुल द्रविड़ जैसा कप्तान था, लेकिन द्रविड़ टीम को एक यूनिट की तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। तभी प्लेयर्स को पैसे नहीं देने वाली खबरें भी उड़ने लगी, लेकिन आरआर ने इसको अफवाह बता करके पल्ला झाड़ लिया। और अगले साल वो धमाका हुआ जिसने 2012 वाली अफवाह को सही साबित कर दिया। आरआर के 3 खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग के मामले में पकड़े जाते हैं, लेकिन इस पर कानूनी कार्रवाई करते करते 2 से 3 साल का टाइम लग जाता है और टीम घाटे में चली जाती है। मनोज बदाले ने खुद माना था कि पिछले 8 सालों में उनका सबसे बड़ा खर्चा लीगल फीस का था। 2013 का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल और राज कुंद्रा के चक्कर में लगा 2 साल का बैन, इन सब ने फ्रेंचाइजी की तिजोरी खोलकर रख दी थी। मैनेजमेंट समझ गया था कि अगर बड़े इंडस्ट्रियल जायंट्स से लड़ना है तो उन्हें भारी भरकम इन्वेस्टमेंट चाहिए। बडाले जान चुके थे कि ये टीम, जिसको उन्होंने 2013 के बाद दोबारा खड़ा करने में अपना पूरा जी जान लगा दिया, पैसा लगा दिया, अब उसे बेचने की नौबत आ चुकी है। इसलिए 2026 की शुरुआत में टीम को चुपचाप मार्केट में उतारा जाता है। पहले इसको अमेरिका के सोमानी लगभग खरीद चुके थे। उन्होंने $1.63 बिलियन की बोली लगाई और 6 महीने तक उन्हें लगा कि टीम उनकी है। कागजात तैयार थे, बोर्ड मीटिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी लग रही थी, पर अचानक उनको गरीब बता दिया गया। अरे मतलब, सोमानी की डील को फंडिंग इश्यू का बहाना बनाकर डंप कर दिया गया। सोमानी चिल्लाते रह गए कि उनके पास पूरा पैसा है और ये सब एक पावर स्ट्रगल है। तो असली मुद्दा क्या था? वो था कंट्रोल। मनोज बदाले अपनी 7% हिस्सेदारी और एडवाइजरी रोल छोड़ने को तैयार नहीं थे, जबकि सोमानी पूरा मालिकाना हक चाहते थे। इसी खींचातान के बीच एंट्री हुई स्टील किंग लक्ष्मी एन मित्तल और वैक्सीन किंग आधार पूनावाला की। उन्होंने $1.65 बिलियन का चेक काटा। मित्तल फैमिली ने 75% लिया
पूनावाला ने 18% और बदाले ने अपनी 7% वाली मलाई बचा ली। लेकिन इसके बाद जो तूफान आने वाला था उससे हर कोई अनजान था। जब इस नए मैनेजमेंट ने मैदान के अंदर होने वाले टैक्टिकल ऑपरेशंस में भी अपनी टांग अड़ानी शुरू कर दी, तब जाकर के पता लगा कि मित्तल फैमिली ने बडाले की 7% हिस्सेदारी को क्यों मना किया था। जब $1.65 बिलियन की डील पक्की हुई थी तो सीईओ आदित्य मित्तल को चाहिए था एक ऐसा चेहरा जो सिर्फ मैच न जिताए बल्कि ब्रांड वैल्यू को बढ़ाए। उन्हें वो चेहरा मिला असम के रियान पराग में। इसके लिए मैनेजमेंट ने रातों रात पूरे सिस्टम को ही बदल दिया। रियान पराग को जबरदस्ती लीडरशिप ग्रुप में घुसाया गया, पुरानी सीनियोरिटी को किनारे लगा दिया गया और इसके पीछे सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि गंदी रीजनल पॉलिटिक्स और पैसा था। पराग को आगे करके फ्रेंचाइजी ने अपना होम मैच जयपुर से दूर गुवाहाटी शिफ्ट करने का बहाना ढूंढ लिया। आकाश चोपड़ा जैसे दिग्गजों ने सवाल उठाए कि भाई जयपुर के फैंस को धोखा क्यों दे रहे हो, पर मैनेजमेंट के लिए मार्केटिंग और कैचमेंट एरिया का लॉजिक खेल से बड़ा था। लेकिन फाइनली मोहर लगानी थी कोच को, जो यहाँ एक दीवार बन गए। इसलिए पहली बार मित्तल ग्रुप टकराया इंडियन क्रिकेट की उस दीवार से जिसे दुनिया राहुल द्रविड़ कहती है। उनकी अथॉरिटी की धज्जियां उड़ा दी गई। द्रविड़ पराग को कप्तान बनाने के सख्त खिलाफ थे। उनके पास संजू सैमसन जैसा सफल कप्तान था और यशस्वी जायसवाल जैसा उभरता हुआ सितारा। मैनेजमेंट ने द्रविड़ को रास्ते से हटाने के लिए एक शातिर चाल चली। उन्होंने द्रविड़ को एक ऑफिस पोजीशन ऑफर की। इसका मतलब ये था कि उनको टीम की हर स्ट्रेटजी से दूर कर दिया गया। द्रविड़ ने इस इंसल्ट को ठुकरा दिया। वो सिर्फ 1 साल के अंदर ही टीम छोड़ करके चले गए और यहीं से शुरू हुआ खिलाड़ियों का वो रिवोल्ट जिसने राजस्थान की जड़ें हिला दी। अपने मेंटर द्रविड़ को जाते देख और मैनेजमेंट की चापलूसी को बढ़ता देख संजू सैमसन का भी सब्र टूट गया। मनोज बदाले ने दुनिया को बताया कि संजू इमोशनली थक गए थे, पर सच तो बहुत कड़वा था। संजू को समझ आ गया था कि उनकी कप्तानी सिर्फ काम चलाऊ है। मैनेजमेंट पराग और जायसवाल को लीडर बनाने के चक्कर में संजू की इज्जत उतार रहा था। संजू ने खुद को इस पॉलिटिक्स से अलग करना ही बेहतर समझा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि संजू ने साफ कह दिया था कि उन खिलाड़ियों के लिए रोड़ा नहीं बनना चाहते हैं जिन्हें मैनेजमेंट हर कीमत पर प्रमोट करना चाहता है। संजू को बहुत से ऑफर दिए गए, लेकिन गए वो सीएसके के पास ही। संजू ने साफ कहा, जब आप नए घर में जाते हो तो वहाँ जाकर के मांगे नहीं करते। जब उन्होंने गायकवाड़ की कप्तानी में खेलना स्वीकार किया तो आरआर का पीआर फेल हो गया, जो कह रहा था कि संजू सीएसके की कप्तानी के चक्कर में जा रहे हैं। इधर आरआर अभी भी पराग पर मुहर नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि संगकारा जिनको ये लोग द्रविड़ की जगह लेकर के आए थे उनको लगा था कि इनका और पराग का बॉन्ड अच्छा होगा। लेकिन संगकारा भैया ने मीटिंग में जायसवाल का नाम लेना शुरू कर दिया और उनको कैसे भी समझा बुझाकर पराग के लिए हाँ कहलवाया गया। जब रियान पराग आरआर के कप्तान बने, इस नए मैनेजमेंट ने द्रविड़ और संजू के एग्जिट को आजादी की तरह सेलिब्रेट किया और अनुशासन की ऐसी धज्जियां उड़ी कि बीसीसीआई को खुद हंटर लेकर के आना पड़ा। टीम मैनेजर रोमी भेंडर लाइव टीवी पर डगआउट में मोबाइल यूज करते पकड़े गए। ऊपर से गर्लफ्रेंड कल्चर ने आग में घी का काम किया। यशस्वी जायसवाल की पार्टनर मैडी हैमिल्टन जैसी इन्फ्लुएंसर्स टीम के साथ ऐसे घूम रही थी जैसे कोई फैमिली वेकेशन हो। फैंस ने पहले ही उन्हें जायसवाल की खराब फॉर्म का विलन बना दिया था। टीम की सीरियसनेस का आलम यह था कि पंजाब किंग्स के खिलाफ आउट होने के कुछ ही मिनटों बाद कप्तान साहब ड्रेसिंग रूम के अंदर वेब कर रहे थे। आनंद फानन में बीसीसीआई ने उन पर तुरंत 25% मैच फीस का जुर्माना ठोका और डिमेरिट पॉइंट दे दिया। मदर्स अगेंस्ट वेपिंग ने तो जांच की मांग कर डाली थी। जब पराग चोटिल हुए तो कप्तानी मिली यशस्वी जायसवाल को। मेंटली तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वाइस कैप्टन के लिए जुरैल का नाम सामने आया था। ये नाम भी मित्तल साहब का ही दिया हुआ था। इसलिए अब इनसाइड रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मित्तल ग्रुप को वही फीलिंग आ रही है जो हमको एक सस्ता माल ज्यादा दाम में खरीदने पर आती है। ऐसी खबरें हैं कि 2027 में पराग को कप्तानी से क्या टीम से ही निकाला जा सकता है और जायसवाल को परमानेंट कप्तान बनाया जा सकता है। राजस्थान रॉयल्स की तबाही कोई किस्मत का खेल नहीं है और न ही ये सिर्फ डिसिप्लिन की कुछ छोटी मोटी गलतियां हैं। ये उस कड़वे सच की कहानी है जब 1.6 बिलियन का कॉर्पोरेट टेक ओवर मेरिट और टीम बॉन्डिंग से ऊपर केवल मार्केटिंग और मैनेजमेंट के ईगो को रख देता है। मनोज बदाले और मित्तल ग्रुप ने बोर्ड रूम की जंग तो जीत ली। उन्होंने सोमानी को धूल चटा दी, अपना माल पानी सिक्योर कर लिया और रॉयल्स को दुनिया के सबसे महंगे एसेट्स में शामिल कर दिया। पर भाई इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के चक्कर में उन्होंने अपना खुद का घर जला दिया। उन्होंने राहुल द्रविड़ जैसे लेजेंडरी कोच को एक बेकार और बेअसर करार देकर अपमानित किया और उन्हें टीम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी टीम की आत्मा यानी संजू सैमसन को इतना परेशान किया कि अपनी मेंटल पीस के लिए सीएसके भाग गए। फिर उन्होंने रियान पराग को कप्तानी सौंप दी, जो इस बोझ के लिए तैयार ही नहीं थे। आज ये फ्रेंचाइजी पैसे में तो दुनिया की सबसे अमीर है, लेकिन कल्चर के मामले में पूरी तरीके से कंगाल हो चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो चली गई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम और हमारी टीम बहुत ही मेहनत और रिसर्च से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आती है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो। आप लोगों का सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा चाहिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्रिकेट फैंस दोस्तों के साथ इसे रिकमेंड जरूर करें। वीडियो को हाइप जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।